रघुनाथपुर की लड़ाई जो है वो बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। दरअसल इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। उसामा शहाब जहाँ आरजेडी से अपनी पकड़ जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने विकास कुमार सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह से लड़ाई द्विपक्षीय थी, मगर जब जनसुराज की एंट्री हुई तो यहाँ पर राहुल कीर्ति को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया और तब से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे त्रिकोणीय मुकाबला में हम आपको साफ और सटीक समीकरण अगर आपको बताएं तो फिर ये सब खेल जातियों के ऊपर आधारित है। और अब की बार जातियों की बात करें तो लगभग 34,100 मतदाता जो है वो पिछली बार के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको 11.49% के साथ जो अनुसूचित जनजाति है वो रही। और इसी के साथ जो 7,469 जो है 2.52% जो है वो जनजाति है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ इस चीज को समझिए कि जो मुस्लिम मतदाता की संख्या है वो करीब 68,552 है, यानी 23.2% है। और यहीं पर मुस्लिम मतदाताओं का पूरा खेल जो है वो आपको नजर आएगा। आप इस चीज को ध्यान देंगे कि यहाँ पर यादव जो मतदाता हैं वो लगभग 10% हैं। कुल बताएं तो 28,490 उम्मीदवार मतलब मतदाता हैं, उम्मीदवार नहीं मतदाता हैं, और ये 9.6% हैं। यानी इस 23.2% मुसलमान और 9.6% यादव। अगर MY समीकरण के साथ चलें तो ये कुल लगभग 33% होता है। और ये 33% मतदाता तो अब आरजेडी के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से समझिए कि जब ये उस तरफ चला जाएगा तो बाकी जो मतदाता हैं अब वो किस ओर मुड़ेंगे ये ही जीत तय करेगा। अगर इनमें से कुछ वोट बैंक को जनसुराज के उम्मीदवार काट लेते हैं, जो कि अति पिछड़ा समुदाय का वोट बैंक है, या फिर जो आपका ब्राह्मणों का वोट बैंक है, ये अगर कुछ हद तक अगर जनसुराज काट लेती है तो फिर यहाँ पर गेम जो है वो बीजेपी के हाथ से, एनडीए के हाथ से, जदयू के हाथ से निकल जाएगा। यानी कि इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि जो यहाँ पर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, वो किसको वोट कर रही है। और अब की बार जो चिराग पासवान हैं वो एनडीए के साथ ही हैं, और एनडीए के साथ होने की वजह से बीजेपी को यहाँ पर उम्मीद है। उम्मीद इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर चांसेस हैं कि वो अपनी सीट को निकाल सकते हैं। और यही शायद वजह रही होगी कि सिवान में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने तेजाब कांड को लेकर के, शहाबुद्दीन को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा अपराधियों को, माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। और वो कहीं ना कहीं दर्शाना चाह रहे थे कि बिहार जो है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, क्योंकि शहाबुद्दीन का तेजाब कांड, शहाबुद्दीन के कारनामे जो थे वो सबको याद है। और इसी वजह से उसामा शहाब को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर ये 33% लोग एक साथ रहते हैं और बाकी के जो गैर 33% समुदाय के लोग हैं, जनजाति हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी समुदाय से आते हैं, वो ओबीसी हैं, अगर ये लोग एकजुट होकर के बीजेपी एनडीए को मजबूत करते हैं तो फिर यहाँ पर सीट निकल जाएगा। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर रैली हुई और कहीं ना कहीं ये समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की गई। अब जरा 2024 के आम चुनाव तक जो संख्या है वो हम आपको बताते हैं। ये जो कुल संख्या है ये 3,08,263 है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो SIR रिपोर्ट अभी जारी की थी उसमें यहाँ से 2,462 नामों का जो है जो कट कर दिया गया है वोटर लिस्ट से, उनको हटा दिया गया है, क्योंकि ये नाम जो है वहाँ पर शायद रहते नहीं थे या कुछ लोगों के दो जगह वोटर ID थे, इस वजह से। अब ज़रा देखिए ध्यान से कि यहाँ पर लगातार जो वोटिंग टर्नआउट है वो 53 से 55% के बीच में रहता है, यानी 53 से 55% लोग घरों से निकल करके यहाँ पर मतदान करने जाते हैं, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि रघुनाथपुर जो सीट है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक सीट बनी हुई है, जहाँ पारंपरिक पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। और अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्योंकि जो पास्ट ट्रेंड होते हैं उसी के आधार पर प्रेजेंट को सेट किया जाता है, और कई सर्वेज इसके पीछे होते हैं। और जो 2020 में जदयू के जो उपेक्षाकृत कमज़ोर प्रदर्शन था उसकी बड़ी वजह थी चिराग पासवान की पार्टी, और इसी वजह से अब इस पार्टी को पुनर्विचार करना पड़ा। और अब खैर चिराग पासवान साथ में हैं, तो अब की बार यहाँ से जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो सीट है वो कहीं ना कहीं जदयू के पाले में जाती हुई नजर आएगी। इसी के साथ जो 2025 का विधानसभा चुनाव था वो भी कहीं ना कहीं एक संकेत कर रहा है कि जो गठबंधन की रणनीति है और मतदाता लामबंदी निर्णायक भूमिका जो है
वो कहीं ना कहीं अब उनकी ओर से है। अब जरा समझिए कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी और तब से अब तक यहाँ 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। यह सीट सिवान लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यानी कि यह कांग्रेस का गढ़ शुरू से ही रहा है, जिसने यहाँ से 8 बार जीत दर्ज की है। यानी 8 बार रघुनाथपुर सीट से यहाँ से जो है उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं। अब इस चीज़ को देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो भी इस सीट से 2015 और 2020 में 2 बार लगातार जीत हासिल की है। यानी 15 भी जीती थी, 20 भी जीती है और अब भी वो अब की बार 25 में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें उनके जो उम्मीदवार है उसामा साहब वो खड़े हैं। इसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जेडीयू, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी भी एक बार इस सीट पर विजय होते रहे हैं। राजद के हरिशंकर यादव ने हाल के 2 चुनाव में इस सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत की है। अब की बार राजद ने हरिशंकर यादव को हटा करके उसामा साहब को टिकट दिया है, वो इसलिए ताकि जो मुस्लिम मतदाताओं का जो कहीं ना कहीं बंटवारा होता था, कभी कोई एआईएमआईएम में वोट दे रहा है, अब कोई जनसुराज में जाने की बात कर रहा है, तो इन सब को साधने के लिए, मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए उसामा साहब को अब की बार आरजेडी ने टिकट दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि शंकर यादव क्या गेम करते हैं। इसी के साथ 2015 में जब शंकर यादव जीते थे तो उनको जो वोट मिली थी वो 10,662 वोट थी। समझिए इस चीज़ को, ये जो वोट मिले थे उनमें से जो जीत का मार्जिन था वो 10,662 का था और ये चीज़ 2020 में भी अंतर बढ़ा है और 2020 में जो जीत का मार्जिन था वो 17,965 हो गया था। तो आप इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से पहले 10,000 जीत का मार्जिन है, फिर 17,000 जीत का मार्जिन है। यानी ये दिखा रहा है कि आरजेडी की पकड़ वहाँ पर लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि उनकी जीत में एनडीए के एक घटक दल लोजपा के अलग होने के कारण जो है जो त्रिकोणीय मुकाबला बना था वही महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, ये सर्वे में आया है। और इसी वजह से लोजपा और जदयू दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे उस समय, जिससे एनडीए की पारंपरिक वोट बैंक में एक बंटवारा हुआ और इसका लाभ राजद को मिल गया था। दिलचस्प बात यह रही कि जदयू तीसरे स्थान पर रहते हुए भी 26,162 वोट हासिल करने में सफल रही थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जदयू की पकड़ यहाँ पर कमज़ोर है और ये तो साफ साफ तौर पर लगता है कि अगर MY समीकरण के अलावा सब एक साथ आ गए योगी मॉडल के हिसाब से तो समझ लीजिए कि ये सीट जदयू निकाल ले जाएगी। अब राजद की जीत के अंतर से कहीं अधिक भी था। अब इस चीज़ में ट्रेंड में जो है एक उलट आया है, क्योंकि लोजपा ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था तब, मगर अब वो लोजपा के साथ जो है जदयू चल रही है और इसी वजह से अब की बार जो है समीकरण यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने सिवान संसदीय सीट पर भी, हम संसदीय सीट की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब संसद में पकड़ होता है, संसद जो क्षेत्र होता है उसमें पकड़ होता है तो उसका जो एक बड़ा फायदा जो है वो पहुँचता है विधानसभा के चुनाव में भी। उस समय में 92,000 वोट से जीत हासिल की थी किसने? जदयू ने। लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में वह निर्दलीय उम्मीदवार होना जो थी हिना साहब, उनसे 3,891 वोटों से वो जो हिना साहब थी वो पीछे रह गई थी। यानी कि जदयू की वहाँ पर बम्पर वोट जो है वो मिले थे लोकसभा के चुनाव में और यही परिणाम है जो कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू की दावेदारी को और मजबूत कर रही है। क्योंकि विधानसभा में तो भले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वहाँ शंकर यादव जीत गए, लेकिन लोकसभा में दबदबा बढ़िया था। और 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर में कुल 2,96,780 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 53.55% जो है वो मतदान करने गए थे। तो यहाँ पर एक लड़ाई जो है वो बड़ी रोमांचक है। रोमांचक इसलिए क्योंकि अब की बार अगर MY समीकरण के अलावा लोग नहीं बंटते हैं तो फिर तो जदयू इसको निकाल लेगी और अगर बंट जाते हैं तो फिर उसामा साहब को आगे जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं रघुनाथपुर में क्या होगा अब की बार? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।